हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के भूगोल के कृषि अध्याय करेंगे। इसके में हम भारत में विभिन्न प्रकार की जो कृषि की जाती है वो, उसके बाद भारत का शस्य प्रारूप और विभिन्न प्रकार की जो फसलें भारत में पैदा होती हैं उनका की भौगोलिक दशाएं और उनके वितरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कृषि किसे कहते हैं? भूमि को जोतने, फसल उगाने और वानिकी की कला आदि को कृषि कहते हैं। भारत में लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% योगदान करती है। भारत में जो प्रमुख रूप से कृषि 3 प्रकार की, जो हमारे अध्याय में 3 प्रकार की कृषि दे रखी हैं, उनमें पहली कृषि का नाम है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरी है गहन जीविका निर्वाह कृषि और तीसरी है वाणिज्य कृषि। तो इनके बारे में हम बारी बारी से अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर आदिम औजारों, यानी जो पुरानी पद्धति के जो औजार थे, जैसे लकड़ी का हल, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी आदि के साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा ही खेती की जाती है। और इस प्रकार की खेती भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम या जिसे स्लैश एंड बर्न या कर्तन और दहन प्रणाली भी कहते हैं, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दीपा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अलग अलग नामों से की जाती है। इसी का एक रूप जो हमने भी पढ़ा कि झूम खेती या कर्तन एवं दहन प्रणाली है। ये क्या होती है कि इसमें किसान एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर पेड़ों को जला देता है और उसे साफ करके अपनी आजीविका के लिए उस पर कृषि करता है। उसे हम झूम खेती या कर्तन या दहन खेती कहते हैं। इसको अलग विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कॉन्को, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसाले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भारत में भी अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश में वेबर या दैया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बारगा भी कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में क्रुआ और उत्तरी पूर्वी प्रदेश में इसे झूम खेती कहा जाता है। यानी कि पुराने औजारों को लेकर एक अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए एक छोटे से भाग पर खेती की जाती है, जिसमें पेड़ों को जला दिया जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है। जब वहाँ की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो किसी दूसरे स्थान पर भी जाकर खेती की जाती है। इसमें आधुनिक खाद या उनका उपयोग नहीं किया जाता। दूसरी है गहन जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। श्रम गहन कृषि है, तो इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। आधुनिक के विधियों के द्वारा भूमि के छोटे टुकड़े से अधिक उपज प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर जो उपजाऊ मैदान होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तीसरी है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक निवेशों जैसे उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करके उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि ही है। इसमें एक बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल रोपी जाती है। रोपण कृषि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से बिक्री के लिए की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि इस प्रकार के कृषि के उदाहरण हैं। हमारे देश में इस प्रकार की कृषि असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में की जाती है, जबकि जो गहन जीविका निर्वाह कृषि उत्तरी मैदान में अधिक पाई जाती है। अब आगे आता है भारत का शस्य प्रारूप। पहले भारत के शस्य प्रारूप में 3 फसल ऋतुएं हैं। उनमें पहली है रबी की फसल। रबी की फसलों को शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आने से पर ही अप्रैल से जून के मध्य बीच में काट लिया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि। दूसरी है खरीफ की फसल।
खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर या जिसे अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। और तीसरी हमारी जायद की फसलें। जायद की फसलें रबी की फसल कटने के बाद और खरीफ की फसल बोने से पहले, यानी रबी और खरीफ के मध्य का जो ऋतु है उसमें बोई जाती हैं। इसमें ज़्यादातर सब्जियां जैसे बोई जाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे और टमाटर, इस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं। अब हम करते हैं भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली फसलें, उनके भौगोलिक दशाएं और उनका वितरण। उनमें सबसे पहले है हमारे चावल। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है और ये खरीफ की फसल है। अभी हमने पढ़ा था शस्य प्रारूप में, ये खरीफ की फसल है जिसको उगने के लिए उच्च तापमान यानी अधिक तापमान जो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा अधिक आर्द्रता यानी कि नमी या वर्षा अधिक चाहिए, जिसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए जो बाढ़ के मैदान हैं की जलोढ़ मिट्टी और डेल्टा इलाका उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जो चावल की फसल है उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए बढ़ते समय, तो वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसकी खेती के लिए पर्याप्त वर्षा या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक अच्छी सिंचाई की आवश्यकता इसको होती है। इसकी खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल की जो फसल उसको रोप कर तैयार किया जाता है और उसमें अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको सस्ते और कुशल श्रमिकों की भी ज़रूरत इसमें पड़ती है। चीन के बाद भारत विश्व में उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। भारत में जो चावल है वो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों मुख्य रूप से, तथा उसके बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ भागों में उगाया जाता है। आप मैप में देख सकते हो कि दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें कि हमारा उत्तरी जो पूर्वी मैदान है, जिसमें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ भाग बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी तटीय मैदान, ये हमारा प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है गौण चावल उत्पादक क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ भाग थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी तटीय मैदान, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का पश्चिमी तटीय मैदान है। ये हमारे गौण चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद अगली हमारी दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है गेहूँ। ये रबी की फसल है और इसको उगने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके उगने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। गेहूं का उत्पादन उत्तरी पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाले प्रदेशों में गेहूं उत्पादित किया जा सकता है। आप देखते हैं कि मैप में आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा कुछ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी उगाया जाता है। इसके अलावा जो गौण उत्पादक हैं उनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का दक्षिणी भाग और कुछ भाग गुजरात और महाराष्ट्र में गेहूं की फसल पैदा की जाती है। अब है मोटे अनाज, जिसमें सबसे पहले बाजरा। बाजरा बलुआ और काली मिट्टी में उगाया जाता है। इसे कम वर्षा की आवश्यकता होती है, सामान्य से 50 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। दूसरी है ज्वार। मोटे अनाजों में ज्वार की फसल वर्षा पर निर्भर करती है। आर्द्र क्षेत्रों में इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हैं। फिर है रागी। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, यानी इसको 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की ही आवश्यकता पड़ती है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उतली और काली मिट्टी में लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और सिक्किम इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला है मक्का। मक्का एक खरीफ की फसल है।
इसे 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त तापमान के होता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में ये अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। कुछ राज्यों में इसे रबी की फसल में, दक्षिण भारत में इसे रबी की में भी उगाया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब है दाल। दालों में भारत विश्व में उत्पादन और उपभोग यानी पैदा करने में और उनका प्रयोग करने में सब प्रथम स्थान पर है। दालों में अरहर, जिसको तुर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना ये मुख्य दलहन फसलें हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला है गन्ना। गन्ना हमारी एक वाणिज्यिक फसल है और गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होता है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में इसे बोया जाता है। यह लगभग पूरे एक वर्ष में फसल तैयार होती है और ब्राज़ील के बाद भारत उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगली है तिलहन फसलें। तिलहन, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 12% में तिलहन का उत्पादन किया जाता है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी प्रमुख तिलहन फसलें हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है। अगली है हमारी जो फसलें हैं उनमें से एक प्रमुख फसल चाय। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाली ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। यानी कि चाय के लिए तापमान थोड़ा सा अधिक और जलवायु जिसमें नमी की मात्रा हो और ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होगी है जिसमें जीवांश की मात्रा हो और ये पहाड़ी ढलानों पर इसका उगाया जाता है, क्योंकि चाय के पौधे की जड़ों में यदि पानी खड़ा हो जाता है तो वो उसकी चाय की जड़ें गल जाती हैं। चाय की झाड़ियों के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला चाय की फसल के लिए हानिकारक होता है और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय की झाड़ियों के लिए समान रूप से वर्षा की बौछारें सबसे अधिक लाभदायक होती है। यानी मूसलाधार की वर्षा के बजाय समान रूप से जो बौछारें गिरती हैं वो इसके लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। दूसरी हमारी पेय पदार्थ फसल है कॉफ़ी। कॉफ़ी विश्व की 4% कॉफ़ी का उत्पादन भारत में ही होता है और यहाँ पर अरेबिका किस्म की जो सबसे उत्तम किस्म की जो कॉफ़ी है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी उसका उत्पादन भारत में किया जाता है। इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी और इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अगली है बागवानी फसलें। भारत में विश्व की सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है। भारत में उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर जो महाराष्ट्र में है तथा चेरापूंजी मेघालय की संतरे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट अपने उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। भारत विश्व की 13% सब्जियों का भी उत्पादन करता है। मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू ये प्रमुख भारतीय सब्जियां हैं। अगली हमारी एक वाणिज्य फसल है रबड़। रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है, यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाती है, पैदा होती है। यह उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में भी उगाई जाती है।
इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी ये उन क्षेत्रों में उगाई जाती है या पैदा होती है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसे मुख्य रूप से जो हमारे तटीय इलाके हैं और जहाँ अधिक वर्षा होती है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में रबड़ की खेती की जाती है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। अगली हमारी एक और वाणिज्य फसल है रेशम। रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम की फसल जो होती है वो नहीं होती, ये एक कीड़ा होता है, उसके कोकून से प्राप्त की जाती है। ये कीड़े मलबरी के पेड़ की जो हरी पत्तियों पर पलते हैं, उनसे वो कोकून प्राप्त करके उसे रेशम बनाया जाता है। रेशम उत्पादन में रेशम के कीड़ों के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। अगली हमारी एक रेशेदार फसल है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी जहाँ सबसे पहले विश्व में कपास का उत्पादन भारत में माना जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। ये दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसे कि हमने संसाधन विकास में मिट्टियों में पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र और कुछ गुजरात और कर्नाटक में जो काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। पाला कपास की फसल के लिए हानिकारक होता है। यह खरीफ की फसल है और इसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। अगली हमारी रेशेदार फसल है जूट। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी जो में की जाती है। इसे बढ़ते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय हैं। अब ये प्रमुख उत्पादक फसलें थी। अब भारत में जो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि लगभग 26% GDP में योगदान है, 2/3 हमारी जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है, तो समय समय पर अनेक सुधार किए गए कृषि क्षेत्र में। क्या सुधार किए गए उनके बारे में हम जानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई, यानी जो जोतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा था, चकबंदी के द्वारा उनको सुधारा गया। सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई ताकि अधिक से अधिक लोगों को जमीन, कृषि योग्य जमीन उपलब्ध हो सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भूमि सुधारों को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और भूमि सुधार लागू किए गए। पैकेज टेक्नोलॉजी, जिसे हम हरित क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन के लिए होती है, जैसे कृषि सुधार के लिए रणनीति आरंभ की गई और हरित क्रांति के द्वारा जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाई गई। कृषि निवेश और संसाधन जैसे ऊर्जा और उर्वरकों के लिए सहायकी ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम KCC भी बोलते हैं, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाएं जैसी कुछ योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई, जो कि जिससे कि किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। सूखा, बाढ़ और चक्रवात और आग और बीमारी से किसानों को बचाने के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया। किसानों की फसलों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की नीति अपनाई गई है और कृषि निवेश और ऊर्जा संसाधनों में सहायकी पर उपलब्ध करवाई गई। इस प्रकार के सुधार भारत में कृषि के क्षेत्र में किए गए हैं। अब खाद्य सुरक्षा। सभी लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की गई है, जिसके द्वारा किसी भी जो गरीब लोग हैं या किसी भी आपदा के समय सभी लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके 2 घटक प्रमुख हैं, जिनमें एक है बफर स्टॉक, जिसमें कि प्रमुख जो हमारे खाद्य फसलें हैं उनको का स्टॉक रखा जाता है, जो FCI इसके लिए एक नोडल एजेंसी है जो स्टॉक रखती है। और दूसरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके द्वारा लोगों को जो बफर स्टॉक में जो रखे गए खाद्यान्न हैं
वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव औपनिवेशिक काल से ही दिखाई दिया, यानी कि जब अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत, तभी से भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव दिखाई देने शुरू हो गए। भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कच्चा कपास और मसाले थे। 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन में किसानों ने अनाज की जनील की खेती करने के दबाव का विरोध किया था, जो कि ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। इस प्रकार से वैश्वीकरण भारतीय कृषि के लिए वरदान और अभिशाप दोनों तरह से साबित हुआ। उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों को अन्य विकसित देशों को कृषि में अत्यधिक सहायता मिलने के कारण नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि जो दूसरे देश हैं उनमें किसानों को बहुत अधिक सब्सिडी और दूसरी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जिसके कारण कि अब वैश्विक बाजार में भारतीय किसानों को बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधार देने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही किसानों को कार्बनिक कृषि के प्रयोग और शस्यावर्तन करने की ज़रूरत है, यानी कि कार्बनिक कृषि की जाए और लगातार फसलों को बदल कर बदल। कार्बनिक कृषि क्या है? रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों के प्रयोग के बिना की जाने वाली कृषि को कार्बनिक कृषि कहते हैं। भारत में सिक्किम पहला राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में कार्बनिक कृषि की जाती है, रासायनिक कृषि नहीं की जाती, यानी कि वहाँ पर सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। ये हमारा अध्याय था कृषि। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।